एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th हिंदी साहित्य जो पुस्तक है, उसमें जो अंतरा भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है और इनकी जो रचना है प्रेम धन की छाया स्मृति, और चैप्टर नंबर सेकेंड पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमेरनी के मन के। इन दोनों चैप्टरों के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों को तैयार किया है शेखावाटी मिशन नाम से। शेखावाटी के शिक्षकगण अध्यापकगण हैं, उन्होंने इनको तैयार किया है ताकि बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी जो हैं वो अच्छे अंक अर्जित कर सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। तो शुरू कर रहे हैं विशेष हिंदी अंतरा भाग 2 गद्य खंड से संबंधित ये अपना आज का वीडियो रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, प्रेम धन का पूरा नाम आपको बताना है, तो वो नाम है बद्री नारायण चौधरी। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम धन के बारे में ये चैप्टर लिखा है, इसलिए इसमें प्रेम धन का नाम पूछा है। फिर हम बात करें खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, यह पंक्ति किसने किसके बारे में लिखी है, तो ये पंक्ति जो है ये पंक्ति वामनाचार्य ने चौधरी जी के बारे में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस प्रेस की किताबें लेखक से छिपा कर रखते थे, तो वो भारत जीवन प्रेस की जो किताबें थी उनको वो छुपा कर रखते थे। प्रेम धन की स्मृति छाया पाठ में मिर्ज़ापुर शब्द का क्या अर्थ है, क्या अर्थ लिया गया है, तो वो लिया गया है लक्ष्मीपुर। समवयस्क हिंदी प्रेमियों में कौन से लेखक सम्मिलित नहीं माने गए हैं, तो समवयस्क मतलब हम उम्र के जो लेखक हैं उनमें पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमाशंकर द्विवेदी ये समवयस्क हिंदी प्रेमी लेखक माने गए हैं, मगर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो हैं वो इनसे अलग हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसमें वे खानदानी रईस थे, ये प्रेमघन से संबंधित सही विशेषता है। वे कवि हृदय के साथ बोलने में वक्र थे, ये भी इनकी विशेषता है। प्रेमघन नागरी भाषा के कट्टर समर्थक थे, यह भी सही बात है, मगर प्रेमघन जो हैं वो अपने संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अरे जब फूट जाई तबे चलते आवह कथन में चौधरी साहब की किस मनोवृत्ति का आभास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो वो मिलता है वे रईसी प्रकृति के माने जाते हैं। मिर्ज़ापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र जो थे वो कौन थे जो वहाँ पर रहते थे, तो वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट है निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र यहाँ पर किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा लेखक अपनी समवयस्क मित्र मंडली में हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा हमेशा किया करते थे। इस चर्चा में निस्संदेह इत्यादि शब्द आया करते थे, जबकि जिस स्थान पर लेखक रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार तथा कचहरी में काम करने वाले अफसर और अमले रहते थे। ये लोग उर्दू को तरजीह देते थे, अतः उनके कानों को हम उन लोगों की हिंदी कुछ अटपटी और अनोखी लगती थी, इसलिए उन्होंने लेखक की मित्र मंडली का नाम निस्संदेह लोग रख लिया था, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के लोग वहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध के आधार पर चौधरी प्रेमघन के व्यक्तित्व पर आपको प्रकाश डालना है, तो पहला बिंदु हो जाएगा चौधरी प्रेमघन जो हैं
उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनके काले लंबे बाल कंधे तक लटकते रहते थे और वे गंभीर मुद्रा में टहलते रहते थे। जब वो टहला करते थे तो एक लड़का पान की तस्तरी लेकर उनके पीछे पीछे हमेशा चलता रहता था। नेक्स्ट बिंदु है, उनके घर में हमेशा साहित्यकारों की भीड़ उमड़ती रहती थी और वे रईसों का जीवन जीते थे। उनके यहाँ उत्सवों और त्योहारों के मौसम में खूब नाच गान हुआ करता था। उनका बात करने का ढंग भी निराला था। उनमें विलक्षण वक्रता हमें देखने को मिलती है और लोगों का मजाक बनाना तथा उन पर व्यंग्य करना, ये इनका प्रमुख शौक या रुचि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने अपने पिताजी की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखक रामचंद्र शुक्ल ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख इस अध्याय में किया है। पहली विशेषता है, वे फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी माने जाते हैं। भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे और उन नाटकों को कभी कभी वो अपने परिवार वालों को भी सुनाया करते थे और वे रात को घर के सब लोगों को इकट्ठा करके उन्हें रामचरितमानस और रामचंद्रिका बड़े चित्त आकर्षक ढंग से पढ़कर परिवार वालों को सुनाते थे। नेक्स्ट है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? तो बचपन में लेखक रामचंद्र शुक्ल के मन में भारतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना हमेशा जगी रहती थी। उनकी बाल बुद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के जो नायक हैं राजा हरिश्चंद्र, उसमें वो किसी प्रकार का कोई भेद नहीं कर पाते थे। लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया कि जैसे जैसे लेखक बड़ा समझदार होता गया और हिंदी साहित्य की ओर वैसे वैसे उनका झुकाव जो है वो बढ़ता चला गया। उसके पिताजी साहित्य प्रेमी थे और भारत जीवन प्रेस की किताबें उनके यहाँ हमेशा आती रहती थी। साथ ही मिर्ज़ापुर में केदारनाथ पाठक ने एक पुस्तकालय खोला था जहाँ से किताबें लाकर रामचंद्र शुक्ल पढ़ा करते थे। अपने समवयस्क मित्रों काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमाशंकर द्विवेदी के साथ वे हिंदी के नए पुराने लेखकों की हमेशा चर्चा करते थे। परिणामतः हिंदी साहित्य की ओर उनका झुकाव जो है वो बढ़ता ही चला गया। फिर है, सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है तो ऐसा गद्यांश आपको दिया जाएगा, उस गद्यांश की व्याख्या आपको करनी है। उसमें सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक निबंध है, वहाँ से उद्धृत किया गया है, मतलब लिया गया है। प्रसंग में हम लिखेंगे, इस गद्यांश में लेखक ने प्रेमधन जी के व्यक्तित्व के विषय में बताया है। और फिर हम व्याख्या में लिखेंगे, लेखक ने प्रेमघन जी के विषय में यही बताया है कि वे लोगों से हास परिहास हमेशा किया करते थे। अक्सर लोग उनसे मिलने वाले भी उनका मजाक बनाने की इसलिए ताक में रहते थे। मिर्ज़ापुर में एक पुरानी परिपाटी के प्रतिभाशाली कवि रहते थे। एक दिन वे प्रेमघन के ऊपर कविता बनाते हुए चले जा रहे थे। कविता का आखिरी जो चरण बनना था वो रह गया। तभी उन्हें बरामदे में प्रेमघन साहब खड़े हुए दिखाई दिए, जिनके कंधों पर बाल फैले हुए थे और वह एक हाथ से खंबे का सहारा जैसे कि कोई मुगल स्त्री खड़ी हो ऐसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह उन्होंने प्रेमघन पर व्यंग्यपूर्ण कविता रच डाली और अपनी कविता में उनका मजाक उन्होंने बनाया। विशेष में हम लिखेंगे, गद्यांश की भाषा प्रभावपूर्ण खड़ी बोली हिंदी है। गद्यांश में जो शैली है वो वर्णात्मक रही है और गद्यांश में तत्सम शब्दों का चयन भी किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय आपको देना है, इनके जीवन के बारे में आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, साहित्य चिंतक एवं इतिहास लेखक के रूप में वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपने मौलिक लेखन, संपादन व अनुवादों से हिंदी साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की है। भाषा जो है वो आचार्य शुक्ल ने संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त तथा मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अपने रचनाओं में किया है। आवश्यकता के अनुसार वो अपनी भाषा में अंग्रेजी, हिंदी, फारसी के जो प्रचलित शब्द हैं उनका प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। शैली की हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो शैली है वो गद्य विवेचनात्मक रही है, जिसमें विचार प्रधानता, सूक्ष्म तर्क योजना, सदृश्यता, व्यंग्य विनोद का भी योगदान रहा है। विषय के अनुसार वे कभी व्याख्यात्मक शैली का, कभी आलोचनात्मक शैली का, तो कभी कभी हास्य व्यंग्य प्रधान जो शैली है उसका प्रयोग भी अपनी रचनाओं में करते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वो है चिंतामणि, रस मीमांसा, ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। फिर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसीदास, सूरदास, त्रिवेणी, तो ये इनकी समालोचना है। और जायसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका, आनंद एवं कादम्बिनी, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। 11 वर्ष का समय इनका कहानी संग्रह है। अभिमन्यु वध जो है वो बुद्ध चरित्र काव्य ग्रंथ में रचा गया इनका एक लेख है। फिर हम बात करते हैं अध्याय नंबर 2 जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है सुमिरनी के मन के। इसका पहला क्वेश्चन है, बालक बच गया निबंध में प्रधानाध्यापक के बच्चे की उम्र जो है वो कितनी बताई गई है, तो वो बताई गई है 8 वर्ष। बालक बच गया निबंध में बच्चे को सबके सामने किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया, तो उसको मिस्टर हादी के जो कोहलू है उसकी तरह पर यहाँ पर दिखाया गया है। बालक बच गया घड़ी के पुर्जे ढीले हो घड़ी बालक बच गया घड़ी के पुर्जे ढेले चुन लो शीर्षक जो रचनाएं हैं वो साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती हैं, तो ये सभी लघु निबंध विधा जो है इसके अंतर्गत आती हैं। किस लेखक को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है, दुर्लभ बंधु रचना के अनुसार सच्चा प्रेमी कौन सी पेटी को छूता है। दुर्लभ बंधु के अनुसार जो है वो लोहे की पेटी को सबसे पहले छूता है। नेक्स्ट है, बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो वो है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, व्यक्ति को विकास हेतु शिक्षा देना, मनुष्य और मनुष्यता को हमेशा बनाए रखना, ये तीनों ही इसके मूल प्रतिपाद्य माने गए हैं। बालक ने वृद्ध महाशय से इनाम में क्या मांगा था, तो यहाँ 4 ऑप्शन देखोगे तो बालक को मिठाई पसंद थी, इसलिए उन्होंने लड्डू इनाम के रूप में मांगे थे। घड़ी के पुर्जे पाठ के आधार निबंध लघु जो निबंध है घड़ी के पुर्जे उसके आधार पर धर्म का उद्देश्य क्या बताया गया है, तो इस लघु निबंध के आधार पर मानव मात्र का हित करना ही इसका उद्देश्य बताया गया है। धर्म का रहस्य जानने का अधिकार किसको होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आम आदमी को। बालक बच गया शीर्षक लघु निबंध में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करते हुए बताइए कि ऐसी शिक्षा पद्धति से कैसे बचा जा सकता है, तो जवाब हो जाएगा निबंध में लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में प्रकट किया है। 8 वर्ष के बालक को शिक्षा के नाम पर कठिन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर रटवाया जाता है, जिसका शायद वह अर्थ भी नहीं जानता था। इस कारण उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का धीरे धीरे हनन होता है और उसके
उसके जो बनावटीपन है वो उसमें बढ़ते जाते हैं। लेखक ने यही बताने की कोशिश की है कि हमें बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, उस पर ज़्यादा वज़न नहीं डालना चाहिए पढ़ाई से संबंधित, बल्कि उनके मस्तिष्क में शिक्षा के प्रति रुचि, लगन पैदा करने वाले गुणों का विकास करना चाहिए, ताकि उसको पढ़ाई जो है वो बोझिल ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पूज्य का दृष्टांत क्यों दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा, धर्म उपदेशक अपने कथन को घड़ी के दृष्टांत से समझाते हैं। घड़ी समय जानने के लिए होती है। यदि स्वयं घड़ी देखना नहीं आता तो किसी जानकार व्यक्ति से समय पूछा जाता है। घड़ी ने वह समय क्यों बताया? इस रहस्य को जानने के लिए तुम घड़ी के पुर्जों को खोलकर उन्हें फिर जमाने की चेष्टा मत करो, कोशिश मत करो। ऐसा करने पर तुम्हें निराशा हाथ लगेगी, पराजय मिलेगी। ठीक इसी तरह धर्म के बारे में जो भी बताया जा रहा है उसे चुपचाप सुनकर उसके बारे में तर्क वितर्क और प्रश्न आप मत करो। धर्म का रहस्य पता करना उसी प्रकार तुम्हारा काम नहीं है जैसे कि घड़ी को खोलकर उसके पुर्जे लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। इसी कारण लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत या उदाहरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का रहस्य जानना सिर्फ धर्माचार्यों का ही काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर उस रहस्य को जानने का हकदार है। अपनी राय वो दे सकता है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो जवाब हो जाएगा, धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार निश्चित रूप से संकुचित अर्थ प्रदान करता है। ये मुट्ठी भर लोग नहीं जानते कि धर्म का रहस्य हर कोई जान ले। ऐसा होने पर एकाधिकार जो है वो छिन जाएगा, उनके स्वार्थ जो है वो सिद्ध नहीं हो पाएंगे। किंतु जब धर्म का संबंध आम आदमी से जुड़ जाएगा और वो धर्म के रहस्य से परिचित हो जाएगा तो निश्चय ही धर्म उसके विकास में सहायक होगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने यहाँ पर किया है। तो वैदिक काल में योग्य पत्नी चुनने के लिए वर जो है विभिन्न स्थानों की मिट्टी से बने ढेले जो है वो कन्या के समक्ष रखता था और उनमें से कोई एक ढेला उसको चुनने के लिए वो वर कहता था। वह मतलब वो वधु जिस ढेले को चुनती उसकी मिट्टी जिस स्थान से ली गई थी उसके आधार पर वह निर्धारित किया जाता था कि वह कन्या विवाह के उपरांत कैसे पुत्र को वो जन्म देगी। यदि अच्छे स्थान की मिट्टी का ढेला वो वधु चुनती थी तो अच्छी संतान को जन्म देगी, और यदि वधु बुरे स्थान की मिट्टी का ढेला चुनती तो वो बुरी संतान को जन्म देगी। इस प्रकार वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर पत्नी वरण करते थे। वह एक प्रकार की लॉटरी थी जिसका जिक्र लेखक ने इस अध्याय में किया है। ढेले चुन लो कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने की चेष्टा की है? तो यह लघु कथा जो है ये रूढ़ियों अंधविश्वासों का पूरी तरीके से विरोध करती है और ये संदेश देती है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जीवन से संबंधित निर्णय लेने चाहिए। पत्नी का चुनाव जो है वो आँख कान से देख सुनकर करना ज़्यादा अच्छा है, न कि ढेले स्पर्श करवाकर वैदिक रीति से जीवन साथी का चुनाव करना। ज्योतिषीय गणनाओं के द्वारा जीवन साथी का चुनाव करने की अपेक्षा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए चुनाव करना लेखक बेहतर मानते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय आपको बताना है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में होता है और ये संस्कृत के प्रकांड पंडित, बहुभाषाविद, प्राचीन इतिहास और पुरातत्ववेत्ता, भाषा विज्ञानी, लेखक और समालोचक माने जाते हैं। गुलेरी जी ने अपने लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी को
स्थान दिया है। गुलेरी जी की भाषा सरल, सरस और विषयों के अनुकूल मानी जाती है। गुलेरी जी की प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो उनकी प्रमुख जो कहानियां हैं उनके नाम हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। इन तीनों कहानियों में सिर्फ उसने कहा था जो कहानी है वो गुलेरी जी की हिंदी कहानियों में अमर हो गई थी और इसी कहानी के कारण गुलेरी जी को प्रसिद्धि मिली थी। संपादन की बात करें, गुलेरी जी ने कौन कौन से पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया तो वो हैं समालोचक के ये संपादक रहे थे 1903 से 1906 तक, मर्यादा के संपादक रहे 1911-12 ईस्वी तक, प्रतिभा के संपादक रहे थे 1918 से 20 ईस्वी तक और नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे थे 1920 से 1922 तक। अगर हम बात करें गुलेरी जी को कौन कौन से सम्मान या इनाम प्राप्त हुए तो गुलेरी जी को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर नीचे एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश से संबंधित आपको व्याख्या करनी है। इसमें हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित अध्याय सुमेरिनी के मनके से लिया गया है और इस अंश में इस पाठ के दूसरे खंड घड़ी के पुर्जे से ये उद्धृत किया गया है। पहला खंड इसका वो बच्चे वाला था और दूसरा है घड़ी के पुर्जे वाला, जिससे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है और इसका तीसरा खंड जो है वो ढेले चुन लो वाला है। प्रसंग में हम लिखेंगे धर्म का उपदेश देने वाले विद्वान घड़ी का उदाहरण देकर धर्म के विषय में यहाँ पर बताते हैं। घड़ी में केवल समय देखो, उसको खोलकर कभी मत देखो। धर्म के उपदेश सुनो, उस पर तर्क वितर्क मत करो, यही इसमें बताया गया है। व्याख्या में हम लिखेंगे धर्मोपदेशक प्राय यही कहा करते हैं कि तुम्हें धर्म के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसे चुपचाप कान खोलकर सुन लो, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी तुम मत करो, कोई जिज्ञासा न करो, क्योंकि तुम्हें धर्म का रहस्य जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस धर्म रूपी घड़ी का उपयोग तुम्हें केवल समय जानने के लिए करना है, न कि घड़ी को पीछे से खोलकर उसके पुर्जों को देखने, खोलने, साफ करने या फिर पुनः जोड़ने की आवश्यकता है। जब धर्मोपदेशक धर्म की तुलना घड़ी से करते हैं तो श्रोता जो हैं वो ताली बजाकर उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। इस प्रकार तालियां पिटवाकर उपदेशक लोगों के मन में धर्म का रहस्य जानने के लिए उसी जो भी जिज्ञासा उठती है उसको बेमानी बताकर उसे शांत करना चाहते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति के मन में धर्म का रहस्य जानने की कुछ जिज्ञासाएं हमेशा उठती रहती हैं, साथ ही जो शंकाएं मन में उठती हैं उनका वह समाधान भी करना चाहता है। विशेष में हम लिखेंगे गद्यांश में लेखक ने धर्मोपदेशकों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। उपदेशक धर्म की उपमा जो है वो यहाँ पर घड़ी से देते हैं। गद्यांश की भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली हिंदी मानी गई है। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग इस गद्यांश में किया गया है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।